21 सितंबर 2024 को बेंगलोर के व्याली कवल इलाके से 6 क्रॉस पाइपलाइन रोड पर एक 3 मंजिला बिल्डिंग के पास में रहने वाले पड़ोसियों ने उस बिल्डिंग के मालिक को फोन किया और बताया कि उनके बिल्डिंग के एक मकान से काफी ज्यादा बदबू आ रहा है और ये बदबू धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। उन पड़ोसियों ने मकान मालिक को आगे बताया कि जब हमने उस मकान को जाकर देखा तो वहां पर बाहर से ताला लगा हुआ था और बदबू इतनी खतरनाक है कि वहां पर खड़ा होना भी मुमकिन नहीं है। उन पड़ोसियों ने मकान मालिक से ये भी कहा कि आप एक बार आकर यहाँ देख लीजिए। पड़ोसियों की बात सुनकर मकान मालिक तुरंत उस बिल्डिंग पर पहुंच जाता है। उस समय पड़ोस के कुछ लोग बाहर ही खड़े थे। दरअसल उस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर इस घटना के करीब 5 महीने पहले महालक्ष्मी नाम की एक नई किराएदार आई थी। महालक्ष्मी नेपाल की रहने वाली थी और वो वहां पर अकेली ही रहा करती थी। पड़ोसी भी उसे ज्यादा नहीं जानते थे। इसकी वजह ये थी कि महालक्ष्मी हर रोज सुबह 9:30 बजे अपने घर से निकलती और फिर रात के 10:30 बजे वो अपने घर लौटती थी। महालक्ष्मी की माँ और बहन भी बेंगलोर में ही रहा करते थे। लेकिन फिर अचानक 2 सितंबर को महालक्ष्मी का फोन बंद हो गया। उसकी माँ और बहन लगातार उसके नंबर पर फोन करते रहे, लेकिन महालक्ष्मी ने फोन नहीं उठाया। इस बीच 20 सितंबर को उस बिल्डिंग के कुछ पड़ोसियों ने उस मकान मालिक को फोन करके बताया कि बंद पड़े महालक्ष्मी के घर से बहुत अजीब सी बदबू आ रही है और क्योंकि रेंट एग्रीमेंट के समय महालक्ष्मी ने इमरजेंसी के तौर पर बेंगलोर में ही रह रहे अपनी माँ और बहन का एड्रेस और फोन नंबर अपने मकान मालिक को दिया था, इसलिए मकान मालिक तुरंत महालक्ष्मी के माँ को फोन करते हैं और उन्हें महालक्ष्मी के कमरे से आ रही बदबू के बारे में बताते हैं। महालक्ष्मी 2 सितंबर से गायब थी, यानी बीते 19 दिनों से महालक्ष्मी से उसकी माँ की कोई बात नहीं हुई थी और अब मकान मालिक की ये बात सुनकर उसकी माँ बहुत घबरा जाती है और क्योंकि महालक्ष्मी के घर की एक चाबी उसके माँ के पास भी थी, इसलिए वो तुरंत चाबी लेकर अपनी दूसरी बेटी के साथ महालक्ष्मी के घर पर पहुंच जाती है। इसके बाद मकान मालिक और कुछ पड़ोसियों की मौजूदगी में उस घर का दरवाज़ा खोला जाता है, लेकिन दरवाज़ा खोलते ही घर के अंदर से बहुत तेज़ बदबू आने लगी, जिसकी वजह से वहां मौजूद कुछ लोग पीछे हट गए। लेकिन कुछ देर बाद थोड़ी हिम्मत करके कुछ लोग घर के अंदर जाते हैं और जब वो लोग अंदर घुसे तो वहां का मंजर बहुत ही खौफनाक था, क्योंकि उस घर के फर्श पर चारों तरफ खून फैला हुआ था और मांस के कुछ छोटे छोटे लोथड़े भी पड़े हुए थे। सूखी हुई खून की एक लकीर उस कमरे में रखे हुए एक फ्रिज की तरफ जा रही थी और जैसे ही उस फ्रिज का दरवाज़ा खोला गया तो वहां पर मौजूद सभी लोग चीखते हुए कमरे से बाहर आ गए, क्योंकि उस एक लम्हे में उन्होंने जो कुछ उस फ्रिज के अंदर देखा था वो दिल को दहला देने वाला था। इसके बाद मकान मालिक ने इस घटना की जानकारी तुरंत पुलिस को दे दी। फिर पुलिस जल्द से जल्द उस घर में पहुंचती है और उस कमरे में जाती है, लेकिन वहां पर बदबू इतनी तेज थी कि उसके अंदर रहना मुश्किल हो गया था और पुलिस की टीम भी तुरंत बाहर निकल गई। इसके बाद डबल मास्क मंगवाया जाता है और उस डबल मास्क पहनकर पुलिस फिर से उस कमरे में जाती है। फ्रिज का दरवाज़ा लोगों ने पहले से ही खोल दिया था और उसमें रखा हुआ सब कुछ दूर से ही दिखाई दे रहा था। फ्रिज के सबसे ऊपर वाले शेल्फ में 2 इंसानी पैर रखे थे, बीच के शेल्फ में इंसानी जिस्म के अलग अलग हिस्से और सबसे निचले शेल्फ में एक इंसानी सर रखा हुआ था और ये सर था महालक्ष्मी का। लेकिन जब पुलिस की नज़र घर के फर्श पर पड़ी तो फर्श का मंजर देखकर पुलिस वालों के और होश उड़ गए, क्योंकि वहां पर जमे हुए खून के साथ साथ इंसानी मांस के छोटे छोटे टुकड़े भी इधर उधर बिखरे पड़े थे। उस कमरे में रखे 165 लीटर का सिंगल डोर फ्रिज में पूरे 19 दिनों तक 29 साल की महालक्ष्मी अनगिनत टुकड़ों में बंद थी। खुद बेंगलोर पुलिस को भी ये याद नहीं कि उन्होंने कब इतना खौफनाक क्राइम सीन देखा हो। उस कमरे में कत्ल के सबूत टुकड़ों के शक्ल में बिखरे पड़े थे। इसके बाद फॉरेंसिक टीम को घटनास्थल पर बुलाया जाता है, लेकिन फॉरेंसिक टीम के लिए भी ये एक अजीब क्राइम सीन था। ऐसे क्राइम सीन से फॉरेंसिक टीम के लिए भी सबूत जुटाना हद से ज़्यादा मुश्किल काम था। उन्हें समेटने के लिए फॉरेंसिक टीम को सरकारी हॉस्पिटल के स्टाफ को बुलाना पड़ा। सरकारी अस्पताल के मुर्दा घर के स्टाफ के वहां पहुंचने के बाद फ्रिज से लेकर फर्श तक बिखरे लाश के टुकड़ों को
समेटा गया। इस दौरान यह अंदाजा लगाया गया कि लाश के टुकड़ों की तादाद करीब 55 से 60 के बीच हो सकती है। और जब प्रॉपर तरीके से गिनती हुई तो पता चला कि महालक्ष्मी के पूरे 59 यानी कि 59 टुकड़े किए गए हैं। इसके बाद टुकड़ों में बटे महालक्ष्मी के लाश को मुर्दा घर भेज दिया गया। उसके बाद पुलिस ने उस घर की तलाशी ली। छानबीन के दौरान पुलिस को महालक्ष्मी के बेड पर रखा हुआ एक मोबाइल फोन भी मिला और जब उस मोबाइल की CDR यानी कि कॉल रिकॉर्ड्स को खंगाला गया तो पता चला कि उस फोन से आखिरी कॉल 2 सितंबर को किया गया था। यानी उसके बाद से ना तो इस फोन से कोई फ़ोन किया गया और ना ही कॉल रिसीव किया गया। और इससे बेंगलोर पुलिस ने ये अंदाज़ा लगाया कि महालक्ष्मी का कत्ल 2 से 3 सितंबर के बीच ही हुआ होगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि महालक्ष्मी को आखिर इतनी बेरहमी से किसने और क्यों मार दिया। आखिर महालक्ष्मी से किसी का क्या दुश्मनी हो सकता है। और इन्हीं सवालों को लेकर बेंगलोर पुलिस अपनी तफ्तीश शुरू करती है। पुलिस सबसे पहले तो महालक्ष्मी के माँ और बहन से पूछताछ करती है और इस पूछताछ के दौरान महालक्ष्मी के माँ और बहन ने बताया कि साल 2019 तक उनका परिवार नेपाल में ही रहा करता था और साल 2019 में उन्होंने महालक्ष्मी की शादी हेमंत दास नाम के एक नेपाली लड़के से कर दी। शादी के बाद महालक्ष्मी और हेमंत दोनों अपनी रोजगार और बेहतर भविष्य के लिए नेपाल छोड़कर बेंगलोर आ गए। बेंगलोर पहुंचने के बाद हेमंत एक मोबाइल शॉप में काम करने लगा, जबकि महालक्ष्मी को एक मॉल के ब्यूटी शॉप में सेल्स वुमेन टीम लीडर की नौकरी मिल गई। वो दोनों बेंगलोर के नीलामंगला नाम के एक इलाके में किराए के मकान में रहने लगे। इसके बाद उन दोनों को एक बेटी भी हुई, यानी साल 2023 तक उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक था। लेकिन साल 2023 के आखिर में हेमंत और महालक्ष्मी आपसी झगड़ों के चलते अलग हो गए। उनकी बेटी हेमंत दास के साथ ही रहा करती थी, जबकि महालक्ष्मी व्याली कवल इलाके में इस घटना से 5 महीने पहले ही किराए का एक कमरा ले लिया था और वहां पर वो अकेली ही रहा करती थी। महालक्ष्मी 15 दिन या महीने में एक बार ही अपनी बेटी से मिलने हेमंत के घर जाती थी। हेमंत और महालक्ष्मी के खराब रिश्तों के बारे में पता चलते ही पुलिस तुरंत हेमंत के घर पहुंच जाती है और उससे पूछताछ शुरू कर देती है। इस पूछताछ में पता चलता है कि महालक्ष्मी और हेमंत के बीच इस दूरी का सबसे बड़ी वजह महालक्ष्मी का अफेयर था, क्योंकि हेमंत को शक था कि उत्तराखंड के रहने वाले एक बार्बर जिसका नाम अशरफ था, उसके और महालक्ष्मी के बीच अफेयर चल रहा है। इस बात को लेकर हेमंत और महालक्ष्मी के बीच आए दिन झगड़ा होता था और इन्हीं झगड़ों के कारण इस घटना से 9 महीने पहले महालक्ष्मी और हेमंत दोनों अलग रहने लगे थे। कुछ दिन तो महालक्ष्मी अपने माँ और छोटी बहन के साथ ही रही, जो कि बेंगलोर में ही रहते थे। लेकिन 5 महीने पहले ही वो किराए के इस घर में रहने लगी थी। पड़ोसियों के मुताबिक महालक्ष्मी आसपास के लोगों से घुली मिली नहीं थी। वहाँ पर वो किसी से भी ज़्यादा बातचीत नहीं करती थी। महालक्ष्मी हर रोज़ सुबह 9:30 को अपने घर से निकलती थी और रात के 10:30 बजे ही वो वापस आती थी। हालांकि कई बार पड़ोसियों ने एक अजनबी लड़की को महालक्ष्मी को उसके घर से ले जाते और छोड़ते हुए ज़रूर देखा था, लेकिन वो लड़का कौन था इसके बारे में वो पड़ोसी कुछ भी नहीं जानते थे, क्योंकि पुलिस को महालक्ष्मी के पति हेमंत ने अशरफ नाम के एक बार्बर के बारे में बताया था और पड़ोसियों ने भी एक अजनबी के बारे में जिक्र किया है। इसलिए अब बेंगलोर पुलिस हेमंत द्वारा बताए गए एड्रेस पर यानी कि उस बार्बर अशरफ के पास पहुंचती है। इत्तेफाक से अशरफ अपनी दुकान पर ही मिल गया। इसके बाद उसे पुलिस स्टेशन लाकर उससे पूछताछ की गई, लेकिन फिर भी कोई सफलता हाथ नहीं लगी। महालक्ष्मी के पति हेमंत दास और बार्बर अशरफ यानी जिस पर हेमंत को शक था, बेंगलोर पुलिस उन दोनों से ही लंबी पूछताछ कर चुकी थी, लेकिन उन दोनों से शुरुआती पूछताछ के बाद ही पुलिस को इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि महालक्ष्मी के कत्ल में इन दोनों का ही कोई हाथ नहीं है। उन दोनों के मोबाइल पर 2 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक उनकी लोकेशन में ऐसा कुछ नहीं मिला था कि जिससे उन पर शक किया जा सके। यानी सवाल अब भी यही था कि आखिर महालक्ष्मी का कातिल कौन है। वो व्यक्ति कौन था जिसने पहले इतनी बेरहमी से उसका कत्ल किया और फिर उसकी लाश को टुकड़ों में काटकर फ्रिज में भर दिया था।
लेकिन जब कातिल का पता लगाने के लिए बेंगलोर पुलिस ने महालक्ष्मी के कॉल डिटेल्स को चेक किया तो शक की सुई एक अजनबी की तरफ घूम गया। बेंगलुरु पुलिस का कहना था कि उस अजनबी के बारे में उनके पास सारी जानकारी है और उसके नाम के साथ साथ उन्हें ये भी मालूम था कि महालक्ष्मी के कत्ल के बाद वो व्यक्ति बेंगलोर से फरार हो चुका है। लेकिन उस समय पुलिस उसके नाम का खुलासा सिर्फ इसलिए नहीं करना चाहती थी ताकि वो कातिल अलर्ट ना हो जाए। पुलिस के जांच में ये भी पता चला कि 2 सितंबर यानी जिस दिन महालक्ष्मी गायब हुई और जब उसका मोबाइल बंद हुआ था तब से महालक्ष्मी के घर पर कोई भी नहीं आया था। यहाँ तक कि पड़ोसियों ने भी महालक्ष्मी के घर से कोई ऐसी आवाज़ नहीं सुनी थी जिससे उन्हें कोई शक होता। और घटनास्थल के हालत को देखने के बाद पुलिस का मानना यही था कि महालक्ष्मी का कत्ल इसी कमरे में हुआ था। और पुलिस के इस थ्योरी की वजह ये थी कि जिस इलाके में महालक्ष्मी रहती थी वहाँ पर किसी लाश को पहली मंजिल तक ले जाना मुमकिन नहीं था। वहाँ पर कोई भी बाहर से कातिल को आसानी से देख सकता था। इसीलिए पुलिस का कहना था कि हो सकता है कत्ल से पहले महालक्ष्मी को बेहोशी या नींद की दवा दी गई हो, जिसकी वजह से घटना के समय उस घर से कोई चीखने चिल्लाने की आवाज़ बाहर नहीं आई। और जिस तरह से लाश के टुकड़े किए गए थे उसको देखकर पुलिस का अंदाज़ा यही था कि ये कत्ल जल्दबाजी में नहीं किया गया है, यानी कि कातिल ने घर के अंदर तसल्ली से बैठकर महालक्ष्मी के लाश के टुकड़े किए। कत्ल के बाद भी वो कातिल उस कमरे में कई घंटों तक बैठा रहा। हो सकता है कि पूरी रात ही वो उस कमरे में रहा हो। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात ये थी कि किसी ने भी कातिल को आते या जाते हुए नहीं देखा था। अभी ये सारी चीज़ें चल ही रही थी कि तभी अचानक एक दिन पुलिस के पास एक व्यक्ति का फ़ोन आया और उसने पुलिस को बताया कि महालक्ष्मी का कत्ल उसके खुद के भाई यानी मुक्ति रंजन रॉय ने की है। दरअसल महालक्ष्मी किसी मॉल के एक ब्यूटी शॉप में बतौर सेल्स गर्ल काम करती थी और यहीं पर उसकी मुलाकात मुक्ति रंजन रॉय से हुई थी। और ये मुक्ति रंजन रॉय भी वहीं पर काम करता था और यहीं पर मुक्ति और महालक्ष्मी की दोस्ती भी हो गई। और ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई उन दोनों को पता ही नहीं चला। जहां मुक्ति महालक्ष्मी को दुनिया की सारी खुशियां देना चाहता था, उसके साथ जिंदगी बिताना चाहता था, तो वहीं महालक्ष्मी की दोस्ती और भी कई लड़कों से थी। और यही बात लगातार मुक्ति रंजन रॉय को खटक रही थी, जिसकी वजह से उसके अंदर महालक्ष्मी के लिए गुस्सा और नफरत पैदा हो गई। हर दिन उन दोनों के बीच लड़ाई झगड़े होने लगे। और फिर 1 सितंबर को महालक्ष्मी ने अपने घर पर फ़ोन करके कहा कि वो इस शनिवार को अपनी माँ से मिलने घर आएगी। लेकिन उसी दिन मुक्ति और महालक्ष्मी के बीच झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ा कि मुक्ति ने महालक्ष्मी के घर आकर उसे पहले बेहोश किया और फिर उसे मारकर उसके लाश के टुकड़े टुकड़े कर घर में रखे 165 लीटर के फ्रिज के अंदर रख दिया। पुलिस के मुताबिक कत्ल करने के बाद मुक्ति ने अपने छोटे भाई को फ़ोन किया और उसे तुरंत अपने गांव का किराए पे दिया हुआ घर खाली करने को बोला। लेकिन जब मुक्ति के छोटे भाई ने उससे अचानक घर खाली करवाने का कारण पूछा तो उसने अपने भाई से कहा कि वो इस बारे में फ़ोन पर बात नहीं कर सकता, वो घर पहुंचकर उसे सब कुछ बताएगा। मुक्ति रंजन के छोटे भाई ने खुलासा किया कि महालक्ष्मी के कत्ल करने के बाद वो बेंगलोर के ही अपने किराए वाले घर पर गया और वहां जाकर उसने अपने छोटे भाई को बताया कि उसने गुस्से में महालक्ष्मी का कत्ल करके उसके टुकड़े कर दिए हैं। उसने अपने छोटे भाई से ये भी कहा कि वो अब बेंगलोर में नहीं रह सकता, इसीलिए अब वो पुलिस से बचने के लिए बेंगलोर छोड़कर अपने पैतृक घर ओडिशा जा रहा है। इस बात का पता चलते ही मुक्ति रंजन के भाई ने इसकी जानकारी पुलिस को दे दी। लेकिन जब तक पुलिस को ये सूचना मिली तब तक मुक्ति रंजन बेंगलोर से फरार हो चुका था और उसका फ़ोन भी लगातार स्विच ऑफ आ रहा था, जिसकी वजह से पुलिस को मुक्ति का लोकेशन का पता लगाने में मुश्किल हो रहा था। लेकिन फिर 25 सितंबर को जानकारी मिली कि ओडिशा के भद्रक जिले में कुलपारा कब्रिस्तान के पास मुक्ति रंजन ने एक पेड़ में लटककर अपनी जान दे दी। साथ ही उसने एक नोट में अपने जुर्म को कबूल करते हुए लिखा था कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई, जिसकी वजह से वो ये कदम उठा रहा है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल को दुखाना नहीं है
या किसी को परेशान करना भी नहीं है, बल्कि आपको सचेत और जागरूक करना है। दोस्तों, इस पूरे घटना के बारे में आप सबकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह से सच्ची घटनाओं की कहानियों को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।